स्टार्ट करते हैं टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। पहला लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी था, उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि टाउन प्लानिंग को ऑप्ट क्यों करना चाहिए और इसको पढ़ना कैसे है, इसको सिलेबस इसका जो है उसको कैसे डायसेक्ट करना है। तो वो जेनेरिक चीजें थी, इसलिए कि ताकि लोगों को एक आइडिया मिल जाए, जो खुद से भी सेल्फ स्टडी करना चाहें उनको भी पता चल जाए। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें, टाउन प्लानिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज देख के हम परेशान हो जाते हैं बार दफा, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको डायसेक्ट कर लें। अर्बन क्या है? अर्बन हमारा जो अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है, शहरी इलाका जो हमारा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मालूमात का निजाम। जो चीज समझ नहीं आ रही होती ना, उसको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करें पहले। उसकी रीजन ये होती है कि हमें बाल दफा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही उस चीज की नहीं होती जो हम पढ़ रहे होते हैं। हमें बाद में जाके समझ आती है कि हम पढ़ क्या रहे थे। तो हमने आज क्या पढ़ना है? अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे अर्बन सेंटर का जो मालूमात का निजाम है वो क्या होता है और वो किस तरह से प्लानिंग और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका हार्डवेयर में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। ठीक है, इसके दोनों पार्ट होंगे, हार्डवेयर कंपोनेंट भी होगा, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा सिस्टम होगा जिसमें डेटा एंटर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उस कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, और किस तरह से उसको यूज करते हुए हम अपने टाउन्स एंड अर्बन सेंटर की मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट का हर टॉपिक आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपको पता हो कि वो टॉपिक है क्या और उसकी रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो अब अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया आपके पास। अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम है जो कि यूज करते हैं हम कैप्चर, स्टोर, अपडेट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने के लिए अर्बन डाटा को। वो सिस्टम जिसमें हम डाटा को कैप्चर करते हैं, यानी डाटा कलेक्ट करते हैं। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हम स्टोर करते हैं और फिर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, डाटा इन्वेंट्री बन गई है ना आपकी, उस डाटा को अपडेट करते रहते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं फॉर न्यू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइज करके हम करंट अर्बन ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं, एपिडेमोलॉजिकल सर्वेज जो होते हैं उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, और हम पेंडेमिक्स को भी जो है कंट्रोल और मैप कर सकते हैं। ठीक है, अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम एक लार्जर पार्ट है जिसके सब पार्ट्स हैं आपके पास, जिसमें आप जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल अर्बन टर्मिनल्स होते हैं, इवन आईटीएस भी पार्ट ऑफ अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एक होल है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और ये पार्ट्स जो होते हैं वो सब मिलके एक जो बड़ा डाटा सिस्टम बना रहा है, उसको हम अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम कह रहे हैं। अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अब काम क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले वो क्या करता है? डाटा कलेक्शन। अब ये जो डाटा कलेक्शन है, ये कैसे हो सकती है? देखिए, ये डिफरेंट सैंपल जो आप करते हैं उससे होती है, सर्वेज जो होते हैं उनसे होती है। ठीक है, उसके अलावा सेंसस का डाटा आपके पास होता है, उसके अलावा रजिस्ट्रीज होती हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं डाटा की। ठीक है, कोई हम डायरेक्टली क्वेश्चनेयर्स के थ्रू कलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई हम जो है घर घर जाके सेंसस के थ्रू कलेक्ट कर रहे होते हैं, कोई हमारी जो है के पास डाटा होता है कि हॉस्पिटल्स कितने हैं यहाँ पर, इस पॉपुलेशन सेंटर के अंदर कितने स्कूल हैं। ठीक है, जब ये सारा डाटा हमें मिल जाता है तो इस डाटा को हम फिर एक जगह इंटेग्रेट कर देते हैं।
वो हॉस्पिटल का डाटा भी, वो स्कूल का डाटा भी, वो इंटेलिजेंस का डाटा भी, ठीक है, वो आपकी जो बेसिक एमिनिटीज की सप्लाई है उसका डाटा भी, इवन वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रीज कितनी एक अर्बन सेंटर के अंदर काम कर रही हैं, उसका सब अर्ब कैसे फंक्शन कर रहा है, वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, इंडस्ट्रियल डोमेन कितनी है, लोगों की बाइंग पावर कितनी है, मार्केट ट्रेंड कैसे हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है। Each and every information is integrated into the urban information system. Theoretically, obviously, there are big difference between what we say theoretically and what we do practically. But many countries in the world are following this urban information system and they are using it for the smart city growth, and they have solved the problem of their urban center by utilizing it. तो इंटेग्रेटेड मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन आप अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करते हैं सिनेरियो मॉडलिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिनेरियो मॉडलिंग? देखें, फॉर इंस्टेंस, you have collected the information that the demography of the particular area is this and the population trend is this, the migration trend in this area is this percent, ठीक है, the death rate is this and growth rate is this. Now you are going to model the scenario for next 10 years. Now what is going to happen in this area after 10 years? अब वो मॉडलिंग आप डिजिटल भी कर सकते हैं, मैप्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और एक आप उसको कहते हैं ओरल मॉड भी कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर अगर ये पॉपुलेशन ट्रेंड रहा तो आज से 10 साल के बाद इस इलाके के अंदर कौन कौन से सोशो इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एमनेट हो सकते हैं, या इस एरिया के अंदर कौन सी डेवलपमेंट करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू अडेप्ट दिस एरिया फॉर द ग्रोथ ट्रेंड इट इज हैविंग, हाउ वी आर गोइंग टू fulfill the public amenities of this area in the next coming 10 years. सिनेरियो मॉडलिंग करते हैं। सिनेरियो मॉडलिंग से आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रैफिक कंजेशन के अगले 10 सालों में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर आज नहीं भी हैं। वो कैसे? फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, आपने एक जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, अभी तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, उसने वर्किंग शुरू नहीं की है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वहां पर बिजनेसेस आएंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ग्रोथ होगी उस एरिया की। जब बिजनेस डेवलप करता है ना, देखिए ये सारे इकोनॉमी अर्बन सेंटर की ऐसे समझे, जब बिजनेस एक जगह पे डेवलप करता है, लोग वहां पर आते जाते हैं, तो वहां पर साथ में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की जरूरत होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप करता है तो साथ में सीएनजी पंप्स जो होते हैं वो बनते हैं आपके। फिर साथ में बेसिक जो आपकी छोटी छोटी सीएनजी पंप के साथ जो स्टोर्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं लोगों को अपने उसके लिए। फिर जो है वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वो इन एरियाज के ऊपर डेवलप किए जाते हैं, इधर पब्लिक हो या जो भी हो, ठीक है। तो इस तरह से सिनेरियो मॉडलिंग आप कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जिसको आप कहते हैं वो करते हैं कि भाई अगर हमने इस एरिया के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगा दिया है तो आने वाले 10 सालों में इसके ग्रोथ ट्रेंड क्या होंगे। और अगर इसी तरह से कोई सब अब एरिया ले लें जहां से पॉपुलेशन जो है वो रिवर्स हो रही है, मतलब किसी दूसरी साइड पर लोग मूव कर रहे हैं, तो आने वाले 5 या 10 सालों में क्या यहाँ पर नए ट्रांसपोर्ट रूट्स की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। So you are going to get this information from the information system you are having. And if you are having an update inventory of the data, you are going to analyze it correctly and you are going to predict it in order to guide the growth. तो गाइडेड सिटी ग्रोथ के लिए आप प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होती है विजुअलाइजेशन। जस्ट टू विजुअलाइज, एक आपने कोई भी आपने
मास्टर प्लान डेवलप कर लिया। फॉर इंस्टेंस अभी गवादर का चल रहा है, गवादर की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गवादर का मास्टर प्लान डेवलप कर लिया, ठीक है, आपने मैप्स बना लिए, आर्किटेक्चर ने बता दिया, टाउन प्लानर ने जिसने उसको डेवलप किया कि अच्छा ये इंडस्ट्रियल इतने एरियाज होंगे, यहाँ पर हम ये जोन बनाएंगे, यहाँ पर हम ये जोन बनाएंगे। अब उसको 3D विजुअलाइज करते हैं तो आपके पास क्या एक ओवरऑल एरिया की शेप बनेगी। उसको सिंपल सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए भी यू कैन यूज दिस अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर वो जो विजुअलाइजेशन होती है वो आपके लिए भी होती है और आपके कस्टमर्स के लिए भी होती है, दुनिया के लिए भी होती है, इको टूरिज्म के लिए होती है, ठीक है, जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो वहां पर, उनके लिए होती है। आप उनको वो 3D मैप्स, 3D विजुअलाइजेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि हम इस एरिया को इस तरह से डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके थ्रू वो वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। तो एक सिंपल विजुअलाइजेशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशल एनालिसिस यानी, स्पेशल का मतलब क्या होता है, लोकेशन वाइज, विद लोकेशन टू समथिंग। स्पेशल एनालिसिस जो होते हैं, टूल्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर आपने प्लानिंग कैसे करनी है। इधर वो रीजनल है, वो स्ट्रेटेजिक है, या आपकी वो इन्वायरमेंटल प्लानिंग है, वो आपने किस तरह से करनी, ठीक है। अगर कोई जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, तो वहां पर आप शहर नहीं बसा सकते हैं। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है तो वहां पर ग्रोथ का पैटर्न आपको डिफरेंट डेवलप करना पड़ेगा। वहां पर डिजास्टर प्रोन रीजन है तो आप बिल्डिंग्स की हाइट ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर रख भी रहे हैं तो आपको उससे जो है अर्थक्वेक से बचाने के लिए ऐसा सीमेंट, ऐसा मटेरियल, ऐसा कंक्रीट यूज करना पड़ेगा कि वो आने वाले प्रिडिक्टिव, आपके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता हो कि अगर इस जॉर्ज का भी अर्थक्वेक आए तो ये एरिया जो है उसे सरवाइव कर सके। फ्लड मैनेजमेंट के लिए होता है। तो स्पेशल एनालिसिस टूल आपको बताते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर आपने क्या डेवलपमेंट करनी। फिर इसमें इवन आपकी जो मिलिट्री मैनेजमेंट वाली चीज है वो भी आ जाती है, क्योंकि आपको अगर पता हो कि इस एरिया के अंदर आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर आपका असलाह वगैरह बन रहा है, तो उसके सराउंडिंग में आप कभी भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं करते हैं जिसके थ्रू वो आपका पर्टिकुलर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लीक होने के खदशात बढ़ जाएं। यानी कोई टूरिस्ट प्लेस तो आप नहीं डेवलप कर देंगे ना। आपने देखा होगा कि जहाँ भी इस किस्म की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं, वेपनरी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उन एरियाज को हाईली प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो लोकेशन वाइज आप जो है अर्थ की कौन सी लोकेशन पे कौन सी डेवलपमेंट सुटेबल है, ये आपको पता चलता है। डिसीजन सपोर्ट टूल्स होते हैं अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आपने ग्रोथ का कौन सा मॉडल फॉलो करना है, ठीक है। स्टेक होल्डर होल्डर इंगेजमेंट, ये ऊपर विजुअलाइजेशन में भी मैंने डिस्कस कर दिया। ये सब ओवरलैपिंग चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब 2 से 3 लेक्चर अर्बन प्लानिंग के लेंगे ना मेरे साथ, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। यहाँ पर आपने कोई आर्किटेक्ट के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, यहाँ पर आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग वाले मैप्स नहीं ड्रॉ करने हैं। आपको इम्प्रोवाइजेशन आनी चाहिए। यू नीड टू नो कि कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी क्या है रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। और इस ट्रिप के साथ आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट में भी यही बात आ जाती है कि जो बिजनेसेस की डेवलपमेंट है, मतलब किसी जगह की इकोनॉमिक ग्रोथ है, सॉरी, वो कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको पहले उसको डाटा चाहिए होगा ना, वो डाटा एनालाइज करेगा कि यहाँ पर लोगों की बाइंग पावर कितनी है, ठीक है। अब जो बिजनेसेस इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, कोयटा मेन सेंटर्स में जो है डेवलप हो सकते हैं, वो दूसरे सिटीज में बार दफा नहीं उस तरह से उनके ग्रोथ होती, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो सिटी की
ग्रोथ में ओवरऑल एक बहुत पर्टिकुलर रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड शेयरिंग देखें। डेटा को जब आप किसी इंटीग्रेटेड फॉर्म में अपने पास ले आएंगे तो फिर उसको असेस करना और उसको शेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है, डाटा अगर हैप तो हमारे पास है ना, जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल का डाटा भी होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वालों के पास, आपके एजुकेशन ऑफिसर के पास डाटा होता है कि कितने आपके पास स्कूल हैं, टीचर कितने हैं, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज कितनी हैं। सुई गैस पाइपलाइन वालों को पता होगा कि हमने कितनी पाइपलाइन इस एरिया में बिछाई हुई है। लेकिन ये डेटा यूजलेस है अनटिल अनलेस आप उसको एक जगह पर इंटेग्रेट नहीं कर देते। जब आप इंटेग्रेट कर देते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम उस सिटी की प्लानिंग के लिए जब कोई भी डिसीजन लेना है तो फर्स्टली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज नॉट टू कलेक्ट द डाटा बट टू असेस दैट डाटा जो आपने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। और उसी डेटा को फिर आप आगे शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ भी, उनका ओपिनियन लेने के लिए भी। ठीक है जी। तो ये है अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको आपने इसी तरह इसी पैटर्न पे याद करना है। ठीक है, मैं पिछले दिनों इस्लामियात की क्लासेस ले रही थी तो इसी तरह से मैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो अपनी स्लाइड्स में लिख देती हूँ। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो यही आपके नोट्स होते हैं। या मैंने जो कोई पर्सनल नोट बनाए हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि ये हमें टॉपिक तो समझ आ गया, अब हमने इसके नोट्स कैसे बनाने। तो इसमें और कोई डेप्थ नहीं है, बस आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। पॉइंट्स आपके यही रहेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट्स आपके यही रहेंगे, तो शॉर्ट नोट्स आपके यहीं से बनेंगे। ये जो मैंने 6-7 पॉइंट अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिख दिए, यही पॉइंट्स हैं आपके पास। सॉरी। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको जनरल फंक्शन बताए कि किस तरह से डिफरेंट डायमेंशन में अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसका सबसे मेन फंक्शन क्या बनता है। तो सबसे मेन फंक्शन ये होता है इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट। जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ ना कि हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करता है आपका अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन कौन किस तरह से इंटीग्रेटेड, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, सोशल कंसर्न्स और इकोनॉमिक कंसर्न्स को एक जगह आपने इंटेग्रेट कर दिया है। इस तरह से कि एक डिसीजन लेते हुए अगर आप इकोनॉमिक हेल्थ को देख रहे हैं तो साथ में आपके पास सोशोलॉजिकल ट्रेंड्स और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो आप इन दोनों चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ सोशो environmental impact on that area. And if you are going to do, you have to bear the repercussion of that decision. For instance, what we have done in Gawad, I don't say that we have done it uh, in a wrong direction, but thing is that we didn't take into account the social impact of our decision and why these social repercussions are creating a hurdle in the development of Gawad. Because जो डेमोग्राफी है वहां की उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जितने सी पैक के प्रोजेक्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ की डेमोग्राफिक बैलेंस जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और उस डेमोग्राफिक बैलेंस के इम्पैक्ट होने की वजह से वहाँ के लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आ रही है, जिसकी वजह से वो इन प्रोजेक्ट्स को रिजिस्ट कर रही है। अब अगर इन सोशल फैक्टर्स को पहले से देखा गया होता और बिफोर हैंड हमने इसकी प्रिपरेशन की होती, लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस किया होता, उनको पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हमने की होती, उनको एंगेज किया होता कि भाई हम इस एरिया को इस लाइन पे डेवलप करने लगे हैं। आप अपनी मतलब ओपनली ऐसे किया जाता है बाहर कंट्रीज के अंदर, आप अपनी राय दें। आप एक मॉडल बनाकर दे देते हैं ना, अपडेट कर देते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे कर देते हैं,
फिर उस पे लोगों से सर्वे मांगते हैं, फिर लोग पोल करते हैं, सर्वे देते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं कि भाई, फिर वो बताते हैं कि अगर उनको कोई रिजेंटमेंट है क्या, वो अपने कंसर्न्स आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में आप कौन सी जो लेबर है उसको इंगेज करेंगे। अगर आप हमें इंगेज नहीं करेंगे, बाहर से लेबर लाकर इंगेज करेंगे, तो उसके हमारे एरिया पे जो रिपरकशंस होंगे, हमें आप उससे कैसे इंसुलेट करेंगे। और जो हमारी लेबर है, अगर उसको इंगेज करना है तो उसकी टेक्निकल स्किल और डेवलपमेंट आप कब करवाएंगे। तो ये चीजें बहुत पहले से आपने सोचनी होती हैं। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट कराता है आपका अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आपके पास डाटा अवेलेबल हो, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, तीनों तरह का, इवन यहाँ पर आप पॉलिटिकल कंसर्न भी ले सकते हैं किसी भी एरिया के। ठीक है। तो उन सब चीजों को देखते हुए फिर आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर वो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो लॉन्ग टर्म आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कराती है। क्योंकि देखें, सिटीज जो होते हैं वो कंक्रीट सीमेंट से नहीं बनते हैं, वो लोगों से बनते हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट जो है किसी भी शहर का, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉपुलेशन ट्रेंड, लोगों का कल्चर, लोगों की नीड, उनका स्वे क्या है, उसको जो है देखना बहुत जरूरी है। आप एक जगह हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं करा सकते, सॉरी, वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं करा सकते अगर वहां पे रहने वालों लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा नहीं। इफ दे आर नॉट रेडी टू अडेप्ट टू दैट लाइफस्टाइल, हाउ कैन यू कन्विंस देम टू डू दिस। ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेवलपमेंट तो समझ आती है ना, कि मतलब हॉरिजॉन्टल तो आइसोलेटेड हाउसिंग होती है, और वर्टिकल डेवलपमेंट में फ्लैट्स होते हैं आपके, एक अपार्टमेंट्स होते हैं। अगर लोग जो है वो ऐसी जगहों पर रहना ही नहीं पसंद करेंगे, तो आप कैसे उनको वहां बसा सकते हैं। और अगर आप उनको मजबूरन कर भी देते हैं तो फिर उसकी वजह से पूरी लाइफ इम्पैक्ट होती है। जब लाइफ, सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, क्राइम इंक्रीज होते हैं। और जब ये सब चीजें होती हैं तो फिर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्टली आपकी। खैर, ये डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट के अंदर, और इस तरह का कोई भी वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है पेपर के अंदर, तो आपने उनको इन्हीं लाइंस पर एड्रेस करना होता है। फिर अगर कुछ, मैं इस तरह यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है बिफोर गोइंग इनटू द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अर्बन इंफॉर्मेशन जो है उसके टर्मिनल्स कुछ लगा दिए गए हैं, मोर स्पेसिफिकली अब डिजिटल अर्बन टर्मिनल्स होते हैं। ये जो है डिजिटल अर्बन टर्मिनल्स क्या होते हैं, मैं आपको आपकी सिटी की एग्जांपल से देख के बताती हूँ। लाहौर में, इस्लामाबाद में अगर आप लोग रहते हैं, आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है, जब आप जाते हैं वहां पर बैठते हैं तो कौन सा बस स्टेशन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है वहां पे। ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमने यूज किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपको बता रही होती है कि ये बस स्टेशन है और नेक्स्ट बस स्टेशन ये वाला बस। ठीक है। इसी तरह से जो है, आप अगर इसको लार्जर पिक्चर के ऊपर इमेजिन करें तो अ, बाहर कंट्रीज के अंदर इस तरह से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट अब की जाने लगी है कि उनके जो बस स्टॉप हैं वो बिल्कुल ई मैनेजमेंट के ऊपर हैं, ई टिकटिंग है। ठीक है, सेल्फ सर्विसेज हैं। फिर आप अगर कोई वहां पर अजनबी शख्स भी है तो उसकी गाइडेंस के लिए इसी तरह से स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं, वो आपको बस के रूट बता रही हैं। ठीक है, कौन सी बस किस टाइम पर आएगी, कौन से रूट की बस आपको लेनी है अगर आपने कहाँ पर जाना है तो। ठीक है, कौन सा स्टेशन यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, कौन सी यूनिवर्सिटी नियर बाय है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अब डिजिटली डिस्प्ले होती है लोगों के लिए। तो डिजिटल अर्बन टर्मिनल्स जो हैं वो बना दिए गए हैं, और ये जो डिजिटल अर्बन टर्मिनल्स हैं वो अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ही बनाए गए हैं। ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक लार्जर पार्ट है, जिसके डिफरेंट, इसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआईएस है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक अलग से दिया गया है, लेकिन अगर हम इसको रैशनली देखें, लॉजिकली देखें, तो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट भी अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही पार्ट है।
जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, तो मैं ये बात कर रही थी कि आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा डेटा है, ठीक है, वो सारा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट का जितना डेटा होता है और उसकी जो मैनेजमेंट होती है, डिजिटल अर्बन टर्मिनल्स हैं, ये सारे अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। ठीक है जी। सॉरी, अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम प्लानिंग में डायरेक्टली इसको देखें तो कौन सी डायमेंशन में हम इसको लिख सकते हैं? पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर, हाउसिंग एंड डेमोग्राफिक एनालिसिस, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्राइम मैपिंग एंड पब्लिक सेफ्टी, सिटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब देखें, बातें वो ही हैं, इसको डिफरेंट एंगल से करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगी। प्लानिंग में कौन कौन सी प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो आपने ये डिफरेंट इसकी डायमेंशन यहाँ पर देख ली। उसके फंक्शंस क्या थे वो आपने जनरली वहां पर लिख दिए। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी की मैनेजमेंट कैसे होगी? डिजीजेस जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी एरिया के अंदर किसी पेंडेमिक के आउटब्रेक के चांसेस कितने हैं, ये पूरा आगे मैंने जीआईएस के हवाले से इसको डिस्कस किया हुआ है, वहां पे भी देखेंगे। हिस्टोरिकल एनालिसिस आप हिस्ट्री से देखकर भी बता सकते हैं वहां पर कितनी कंजेशन है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का वेदर पैटर्न कैसा है, वहां पर मतलब इधर दिस environment is suitable for the reproduction of the germs or not। एक ये चीज होती है इन्वायरमेंटल, अगर उससे देखें। दूसरी ये होती है कि लोगों का आपस में कांटेक्ट कितना है और कंजेशन कितना है उस एरिया के अंदर। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है तो लोग जो है, लोगों की बेटर एक्सेसिबिलिटी होती है टू दी हेल्थ फैसिलिटीज। और अगर कोई आउटब्रेक हो भी जाता है तो लोगों के अंदर इतनी उनके पास, सॉरी, पैसा होता है कि वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस से उस चीज को कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर वही एक स्लम एरिया है, वहाँ की वेदर कंडीशन भी फेवरेबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिजीज देयर, तो वहां पर मुश्किल हो जाता है किसी भी आउटब्रेक को कंट्रोल करना। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन की जो प्लानिंग है उसमें आपके पास ट्रैफिक रूट्स आते हैं, उनकी कंजेशन है या नहीं है। ये मेरे ख्याल में मैंने बहुत लेंथ में पीछे डिस्कस कर दिए, तो यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर हाउसिंग एंड डेमोग्राफिक एनालिसिस है। इस पॉइंट को आपने बेसिकली लाजमी डिस्कस करना है जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसकी रीजन ये है कि हाउसिंग बैकलॉग जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर। तो आप इसको पाकिस्तान के साथ रिलेट करके भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर कराची की, कि कराची के अंदर जो डेवलपमेंट पैटर्न थे वो एकदम से तो नहीं हुई है ना ग्रोथ पैटर्न्स, वहां पर माइग्रेशन हो रही थी। ठीक है, इवन फ्रॉम द स्टार्ट अगर हम पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा जो है वो माइग्रेंट्स जो आए वो सिंध के इलाके में आए, कराची में लोग आए। ठीक है, फिर वहां पर जो है क्योंकि वो पोर्ट सेंटर है पाकिस्तान का, तो ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान पीपल गो देयर फॉर देयर जॉब्स। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था, अगर इसको आज से 15 साल 20 साल पहले ही कम से कम स्टडी कर लिया गया होता तो समझ आ जानी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर जितनी आबादी हो रही है उस लिहाज से डेवलपमेंट नहीं है, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, लो इनकम हाउसिंग की जरूरत है। ठीक है, उनको डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन उस डेटा को ना कलेक्ट किया गया, ना यूटिलाइज किया गया, ना इम्प्लॉय किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अब हम देखते हैं कि कराची के अंदर एक तरफ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 1 स्क्वायर फुट के ऊपर जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और उसके कंट्रास्ट में देखें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, आइसोलेटेड हाउसिंग के अंदर 2 से 3 लोग रह रहे होते हैं। तो ये जो अनइक्वल डेवलपमेंट पैटर्न है ये एड्रेस हो सकता है।
फिर टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, क्राइम मैपिंग एंड पब्लिक सेफ्टी है। क्राइम मैपिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। ठीक है, क्राइम मैपिंग के पॉवर्टी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जितने इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका डेटा आप कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में क्राइम जो है उसके रेट आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिटी परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग जो है, ये आप पब्लिक यूटिलिटीज की बात आ जाती है आपकी यहाँ पर। ये मैं आपको आगे बताती हूँ जब हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आ रही है आपको? अभी तक आ रही है तो इसके बाद भी आती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ज्योग्राफी रिलेटिंग टू अर्थ, अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपको मैंने बताया वो एक लार्जर पार्ट है। ठीक है, उसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, डेटा कलेक्शन भी हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी दो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, लेकिन मोस्टली ये देखें तो ये सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कंपोनेंट इसका वो आता है जो लोग हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑन अर्थ, वी आर विजुअलाइजिंग द डेटा। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सिस्टम जो कि कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट स्पेशल और ज्योग्राफिकल डाटा। लोके स्पेशल क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑन अर्थ। ठीक है, जमीन की ज्योग्राफी से रिलेटेड, उस किस पॉइंट पे कौन सा हॉस्पिटल है, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जीआईएस से रेलेवेंट होती है। यू आर गोइंग टू हैव एनी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर इतने हॉस्पिटल हैं, ये इतने स्कूल हैं, इतने कॉलेजेस हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट व्हेन यू आर सेइंग कि on this particular area at this location on this coordinate on x-axis and y-axis you are having that school, that college or that educational facilities, recreational facilities, that mean you are talking about the geographic information data। समझ आ रही है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है मैपिंग के अंदर। मैप जो आपका मैप, आपने मैप बनाना है, अर्थ का मैप बनाना है, सिटी का मैप बनाना है। ठीक है, इसी तरह से आप उसको स्मॉलर पार्ट के ऊपर लेकर आते हैं, स्कूल का मैप, कॉलेज का मैप, किसी बिल्डिंग का मैप। तो मैपिंग में आपको हेल्प करता है जीआईएस। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में आसानी होती है आपको। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन को आप कैटेगराइज सेव करेंगे इतना उसको रिट्रीव करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, faster and more extensive access to the types of geographic information important to planning and ability, what if alternative, ये वही प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वाली बात होती है कि ये मैप है, इस मैप के ऊपर एक और मैप ओवरले कर, यानी ये डेवलपमेंट है इस एरिया की कि इस एरिया का ऑलरेडी डेवलप्ड मैप है। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर हम इसके ऊपर एक न्यू डेवलपमेंट करेंगे तो हाउ दिस एरिया इज गोइंग टू लुक लाइक, तो इसको हम कहते हैं
व्हाट इफ फॉर इंस्टेंस ये एक लीनियर पैटर्न ऑफ ग्रोथ है एक एरिया के अंदर, ठीक है, ये ऑलरेडी डेवलप है। नाउ यू आर गोइंग टू से कि हमने यहाँ पर जो डेवलपमेंट करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है, ठीक है। तो व्हाट इफ अल्टरनेटिव, what if we are going to do it in this dimension and what if we are going to rotate it in this dimension? ये सिर्फ विजुअल एनालिसिस के लिए नहीं है कि ऐसे कर दो तो क्या होगा, ऐसे कर दो तो क्या होगा। ये जो ट्रांसपोर्ट रूट है, ठीक है, ये सिर्फ एक, फॉर इंस्टेंस ये ट्रांसपोर्ट रूट था, ये ट्रांसपोर्ट रूट अब सिर्फ एक पार्ट से गुजर, अगर आप इसको इस तरह से डेवलप करेंगे, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डेवलप करेंगे कि मैक्सिमम जगह पर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसपोर्ट रूट है, ठीक है, इससे हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। व्हाट इफ वी डेवलप इट लाइक दिस, व्हाट इफ वी डेवलप इट लाइक दिस, ये जो लाइन है इसको आप कोई भी इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर सकते हैं, इधर इट कैन बी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लाइन, इधर इट कैन बी अ सीवरेज लाइन, इधर इट कैन बी अ लाइन ऑफ द गैस पाइपलाइन। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेवलप है, तो बेहतर ये नहीं है कि जो न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको देखते हुए कर लें, ताकि हम इस ऑलरेडी डेवलप चीज से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मटेरियलाइज कर सकें। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट इफ। अच्छा, इम्प्रूव्ड एनालिसिस, बेटर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक स्टाफ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये जीआईएस होता है, जीआईएस के पार्ट होते हैं। जीआईएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा। डेटा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। डेटा की इंपॉर्टेंस आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर डेटा की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, मेनली दो ही टाइप्स होती हैं। एक आपके पास डेटा होता है वेक्टर डाटा, और एक आपके पास होता है रेस्टर डाटा। बाकी आप छोड़ दें जो यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि मैं मेनली यही डिस्कस हम करेंगे। वेक्टर डाटा जो होता है ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। समझ आ रही है? वेक्टर होता है ना, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी एक डायरेक्शन भी है और उसका एक मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट है जमीन के ऊपर। अगेन यहाँ पर आप देखें, ये एक, फॉर इंस्टेंस ये एक पिक्चर है, किसी एरिया की एक पिक्चर है, ठीक है। ये जो पिक्चर है, पिक्चर को हम किस चीज में मेजर करते हैं, पिक्सल्स में। और हर पिक्सल के अंदर एक क्या होता है, ग्रिड सेल होता है। और वो ग्रिड सेल कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जब आप पिक्चर को जूम करते हैं ना, किसी भी कोई भी पिक्चर आप जूम करके देखें, कहते हैं पिक्सल फट रहे हैं, लेकिन आप जब उसको मैक्सिमम जूम कर देते हैं तो आपको ग्रिड पैटर्न नजर आना शुरू होता है। वो ग्रिड सेल होते हैं और वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बताने का मकसद ये है कि ये जो डाटा होता है ये रेस्टर डाटा होता है और ये कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है। और ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जैसे फॉर इंस्टेंस के जमीन की टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कितनी है, इंक्लिनेशन कितनी है इस एरिया की, ठीक है। इस एरिया की स्लोप कैसी है, इंक्लिनेशन कैसी है, ये ओवरऑल आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डाटा है ये, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है। इसको आप कहते हैं रेस्टर डाटा। जो वेक्टर डाटा होता है, ठीक है, वो नंबर्स की फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट नंबर्स की फॉर्म में। जैसे 1 के बाद 2 है तो इसमें कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 4 हो सकती है,
ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन जब हम पिक्सल की बात करते हैं ना, तो पिक्सल में कलर कोडिंग होती है, और कलर कोडिंग हमेशा आपकी जो है ना, एक मैप के थ्रू चलती है, वो डायरेक्टली अब्रप्टली चेंज नहीं होती है। खैर, आपने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रही थी कि एक वेक्टर डाटा होता है और एक आपका रेस्टर डाटा होता है। ये दो डेटा की मेन टाइप्स हैं, जो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दो डेटा की टाइप्स को यूज करता है। लोग होते हैं, लोग वो होंगे एक तो जो जीआईएस को यूज करना जानते हो, फिर वो होते हैं जो अर्बन प्लानर होते हैं, फिर वो होते हैं जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, फिर वो पब्लिक होती है जिनका स्टेक होता है उसके अंदर। ठीक है। तो जीआईएस को यूज करने में सबसे बड़ा अगर हम एक मसला भी देख लें तो ये होता है कि ये जो ये सारे लोग हैं, इन सब का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जो है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निकल नो हाउ नहीं है इन लोगों को, तो वो इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट में ऑब्वियसली जीआईएस एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो किसी हार्डवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा, उसके साथ एक टेक्निकल इक्विपमेंट होगा। ठीक है। फिर उसका एक अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, और कुछ उसके अंदर मेथड्स होते हैं, कुछ उसकी गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि आप अप्लाई करते हैं। ठीक है। कि जब आप पेपर में लिखेंगे, फॉर इंस्टेंस 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये तो बना सकते हैं बिल्कुल इस तरह की डायग्राम, लेकिन आप इनको अलग अलग डिस्कस भी करेंगे, पॉइंट्स बना के भी लिखेंगे टू एक्सपेंड योर आंसर। फिर आपके पास जीआईएस के फंक्शन आ जाते हैं। जीआईएस क्या करता है, देखिए, मैपिंग द लोकेशन। अच्छा, आप देखें कि हमने कहीं जाना होता है, तो हम गूगल मैप ऑन करते हैं। ठीक है। गूगल मैप ऑन करते हैं और हम लोकेशन निकाल लेते हैं उस जगह की। तो ये क्या कर रहे होते हैं, वो लोकेशन हम रिट्रीव कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसमें ऑलरेडी मैप करके डाल दी गई ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन डाटा की ही ये एप्लीकेशन है, जो हम नेविगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। समझ आ रही है, मैपिंग दी लोकेशन। और ये जो लोकेशन है, फिर ये हमें उस एरिया के अंदर मोबिलिटी में हेल्प करती है। ठीक है। और ये जो मोबिलिटी है, ये सिर्फ, इसकी भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वो मोबिलिटी होती है जो कि एक लेमैन की है, एक वो मोबिलिटी होती है जो कि एक टूरिस्ट की है, एक वो मोबिलिटी होती है जो कि आपको किसी डिजास्टर स्ट्रिकन एरिया के अंदर करनी। But if you are having the location of that area, if you know which are the best route to reach that particular location and what are the hurdles in that way, तो उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन के थ्रू यू कैन नेविगेट दैट एरिया। नेविगेशन के अंदर आपको उस एरिया की हेल्प करती है। और अब जब हम अर्बन डिजाइन भी पढ़ेंगे, तो बेस्ट अर्बन सेंटर्स वो ये होते हैं जहाँ पे नेविगेशन इजी हो। मैपिंग दी लोकेशन, या ये सब पहला फंक्शन क्या है, वो हमें लोकेशन बता देता है पर्टिकुलर चीज की। फिर मैपिंग द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज यानी कितनी क्वांटिटी में कोई चीज वहां पर मौजूद है। ठीक है। मतलब अगर है स्कूल है तो कितने हैं, कॉलेजेस हैं तो कितने हैं। मैपिंग द डेंसिटी। डेंसिटी होती है, क्वांटिटी जनरल होती है, डेंसिटी पर स्क्वायर आप लेते हैं। पर स्क्वायर मीटर कितने लोग आबाद हैं किसी जगह पे, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ठीक है। किसी चीज की भी हो सकती है, लेकिन वैसे एग्जांपल देके बता रही हूँ। क्वांटिटी जेनेरिक टर्म है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी जब आप पर स्क्वायर फुट पर स्क्वायर मीटर ले रहे हैं ना कि कितनी है, तो वो आपकी डेंसिटी हो जाती है। फिर उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें चेंज बता रहा हो। जीआईएस, जीआईएस के सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी आपने इंफॉर्मेशन डाली होती है कि पहले ये मैप था इस एरिया का,
और नेक्स्ट मैप ये बन गई। तो वो सॉफ्टवेयर आपको हाईलाइट करके बता देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान में इस एरिया के अंदर क्या ग्रोथ पैटर्न चेंज हुए हैं। तो मैपिंग दी चेंज या हिस्टोरिकल चेंज के ऊपर रिलाय करते हुए वो आपको ये भी बता देता है कि प्रिडिक्टिव चेंज क्या होगा इस एरिया का। समझ आइए। मैपिंग व्हाट इज इनसाइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये वही बात है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है एक एरिया के अंदर किसी टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए, इधर इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, तो वो पहले देखेगा कि उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या उसके उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए पोटेंशियल है या नहीं। ठीक है। फाइंडिंग व्हाट इज नियर बाय। ये तो कहीं आप जाते हैं तो आपने सर्च करना हो कि नियर बाय बेस्ट फूड प्लेसेस कौन सी हैं, तो आजकल आप गूगल पे सर्च करते हैं आपको मिल जाती हैं। तो ये क्या काम कर रहा है, ये आपका जीआईएस काम कर रहा है। अर्बन प्लानिंग में ये कैसे यूज होगा। लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग में यही होता है कि आपको बताता है कि कितनी एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर यूटिलाइज हो चुकी है और कितनी यहाँ पर आपकी ब्राउन डेवलपमेंट है। ब्राउन ग्रीन डेवलपमेंट तो ग्रीन एरिया को कहते हैं, ब्राउन डेवलपमेंट ये जो आपकी ग्रोथ होती है सिटी की, इसको कहते हैं। तो फिर ग्रीन और ब्राउन डेवलपमेंट के दरमियान में अगर आपने बैलेंस रखना है तो वो लैंड यूज प्लानिंग के थ्रू होता है। और लैंड यूज प्लानिंग किस चीज पे रिलाई करके की जाती है, जीआईएस पे करके की जाती है। फिर लैंड यूज प्लानिंग में आपकी जोनिंग होती है कि आपने हाउसिंग के लिए कितना एरिया रखना है, इंडस्ट्री के लिए कितना एरिया रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के लिए कौन सा अलॉट करना है एरिया, पब्लिक स्पेसेस के लिए कितना एरिया अलॉट करना है, ठीक है। तो वो आपने न्यू डेवलपमेंट अगर करनी है या आप रीजनरेट कर रहे हैं अर्बन एनवायरनमेंट को, तो ऑन द बेसिस ऑफ previous information you are going to guide the growth of that particular area, स्पेशली रिगार्डिंग द लैंड यूज प्लानिंग। कौन सी जमीन के हिस्से को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये आपको पता चलता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसमें बाकी बात वही है अर्बन इंफॉर्मेशन वाली, इसमें बेटर विजुअलाइजेशन होती है, 3D मैपिंग होती है, 3D इमेजिंग होती है आपके पास। आपको बता रहे होते हैं कि ये कंजेशन के पैटर्न्स हैं इस एरिया के अंदर, यहाँ से रोज इतने लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन नीड यहाँ से पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट की जाती है तो कितने लोग जो है डेली एनुअली उसको यूटिलाइज करेंगे और आपका जो रिटर्न है उस डेवलपमेंट के ऊपर वो आपको कितने अरसे में वापस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द सिटी पे मैंने आपको ये पहले बता दिया, व्हाट इज इन साइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी वही चीजें आ जाती हैं। व्हाट हैपेंड। स्क्रीन विजिबल है आपको। स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाता है वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, एनर्जी गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इन प्लानिंग, एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि पहले ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपकी जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। वहां पर अगर आप इस किस्म की इंट्रो डेवलपमेंट कर देंगे तो वो जो ऑलरेडी थ्रेटेंड एरिया है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, वो और खराब होगा।
तो इस तरह से आपके पास अगर इंफॉर्मेशन पैटर्न जो है वो जीआईएस के अंदर डेवलप हुआ हुआ पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी एरिया के ऊपर कौन सी डेवलपमेंट करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है, हर चेंज होती है गवर्नमेंट के साथ न्यू प्लान्स आते हैं डेवलपमेंट के। यहाँ पर आपकी अब न्यू गवर्नमेंट ने फॉर इंस्टेंस ऐलान किया है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की फैसिलिटीज जो है उसको इक्वली अवेलेबल करेंगे लोगों के लिए। ठीक है। तो नाउ हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट, वो डेटा देखेंगे। ठीक है। डेटा कैसे देखेंगे? वो डेटा ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर जी ये गैस पाइपलाइन ऑलरेडी इस एरिया के अंदर है। फिर उसके बाद वो डेटा देखेंगे कि ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन में डेटा डाला गया था फॉर इंस्टेंस आज से 2 साल पहले, और यहाँ पर ये एक पाइपलाइन थी। उसके बाद इस डेमोग्राफिक बैलेंस इतना चेंज हुआ है इस एरिया के अंदर, अगर हम डेवलपमेंट देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। तो क्या अब ये एक गैस पाइपलाइन इस पूरे एरिया की नीड को कैटर कर सकती है? इसका मतलब है ये नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक नई पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है। इसी तरह से वाटर का होता है, वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये ही सारी चीजें तो हमने नहीं की हैं। पानी का जो मसला है कराची में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की गई होती तो क्या ये मसाइल होते? नहीं होते ना। फिर इस तरह से इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इन प्लानिंग आ जाता है आपके पास। इसमें अगेन आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि आपने, हाँ इसमें वो एग्जांपल दे सकते हैं E11 के अंदर अभी पीछे फ्लड आया था, तो वहां पर फ्लडिंग हो गई थी। अब उसकी फ्लडिंग की जो रीजन थी वो ये थी कि वहां पर इंक्रोचमेंट जो है वो हुई है, अर्बन इंक्रोचमेंट हुई है काइंड ऑफ, कि वाटर का पाथवे था जहां से वो मूव करता होता था। ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने, उसकी मतलब ब्रिंक के ऊपर, उसकी साइड के ऊपर डेवलपमेंट कर, एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि पानी का जो फ्लो था वो रुक गया और इस पूरे एरिया के अंदर फ्लड आ। तो अगर वो डेटा यूटिलाइज किया गया होता कि ये वाटर के फ्लो का कि ये डायरेक्शन है इस एरिया से और यहाँ पर ये डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, और उसको ऑलरेडी उन्होंने रिस्ट्रिक्टिव जोन किया हुआ होता। फॉर इंस्टेंस ये पूरा आपके पास मैप है ना। ठीक है। एक एरिया का मैप है, अभी इसको यूं विजुअलाइज कर लें। और ये आपने यहाँ पर, ये आपने रेड जोनिंग की हुई है किसी भी वजह से। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ से फ्लो होता है, ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ये कोई भी ऐसी रीजन है, जब आपने एक दफा स्टडी किया तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब हर दफा जब नई आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको दोबारा वो पैटर्न स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये मैप के ऊपर जो आपको रेड एरिया नजर आएगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमने ये जोनिंग की थी और इसको इस वजह से किया था, उसकी यहाँ पर आपके पास साथ में कोडिंग में इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी होती है। फिर इसी तरह से कम्युनिटी इंगेजमेंट होती है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होता है जीआईएस के थ्रू। जाहिर है जब सब कुछ सामने होगा तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो रैशनल होगी। इमरजेंसी प्लानिंग में हेल्प करता है आपको। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिजास्टर स्ट्रिकन एरिया जो है उसकी डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है। अलोंग द वाटर बैंक जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट होगी। ठीक है। जहां पर आप कोई और इस किस्म के डिजास्टर जहां पर ज्यादा आते हैं वहां की डेवलपमेंटल पैटर्न जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ये साथ साथ आपकी इमरजेंसी प्लानिंग भी हो रही होती है, और दूसरा ये कि फिर इवैक्यूएशन रूट्स आप रखते हैं जहां पर लैंड स्लाइडिंग होती है। फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि हर दफा यहाँ लैंड स्लाइडिंग हो जाएंगी,
आप उन एरिया के लिए सेपरेट रूट रखते हैं कि ये रूट अगर यहाँ से बंद हो जाएगा लैंड स्लाइडिंग के दौरान, तो इवैक्यूएशन रूट क्या होगा हमारा। फिर लिमिटेशन आ जाते हैं कुछ। इसको अगर हम देखें तो इसमें लिमिटेशन में क्या चीजें आ जाती हैं, लिमिटेशन ये आ जाती हैं कि डाटा क्वालिटी, ये सारी चीज डाटा पे चल रही है। अगर आप इनएक्यूरेट डाटा डालेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी। फिर साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इवन पॉपुलेशन के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में हर चीज की, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। और फिर ये जो आजकल साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज इस तरह से भी होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज कॉज करने के लिए बिजली गैस और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसको डायरेक्टली हिट करते हैं बाज दफा जो टेररिस्ट होते हैं आपके। तो वो कैसे हिट करते हैं उनको, उनके पास ये डेटा जाता है ना कि ये लाइंस जो हैं ये यहाँ से पास कर रही हैं और इसका जो है यहाँ पे कंट्रोल है, अगर इसको हम यहाँ से शट डाउन कर देंगे तो इस पूरे एरिया की बिजली, इस पूरे एरिया की गैस, इस पूरे एरिया का डिजिटल कनेक्शन जो है वो मुतासिर हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। डाटा इंटेग्रेशन के मसले होते हैं। आपका जो डाटा है वो डिफरेंट सोर्सेज से आपने कलेक्ट किया हुआ होता है। जब आप जीआईएस में उसको डालते हैं तो उसको एक ही पैटर्न पे इंटेग्रेट करने में बाज दफा मसाइल का सामना होता है आपको। फिर लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये सबसे बड़ा मसला है। जीआईएस कहते हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट कराएगा, जीआईएस कहते हैं कि लैंड यूज डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, लेकिन तब करेगा ना जब टेक्निकल एक्सपर्टीज होंगी। फिर सब्जेक्टिविटी, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है वो आपको बता देगा कि ये डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन एक तो सब्जेक्टिविटी और दूसरा ये कि इट्स टू, इसका खैर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख लें कि ऑब्जेक्टिविटी, दोनों चीजें आ जाती हैं। अब ये दोनों ऑपोजिट हैं लेकिन दोनों कैसे आएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्टिविटी तो यूजर की होती है कि उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जीआईएस के थ्रू, यूज करने वाला उसको अपने लिहाज से मैनिपुलेट तो कर सकता है ना। वो डेटा को इंटरप्रेट कैसे कर रहा है, उसकी जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास डेवलपमेंटल पैटर्न क्या आएगा। ऑब्जेक्टिविटी इस तरह से होती है कि ये सॉफ्टवेयर की ऑब्जेक्टिविटी है, ये मैं ये बात कर रही हूँ, जो कि हम ओवरऑल जब भी एआई टेक्नोलॉजी उन चीजों को पढ़ते हैं तो हम इस चीज की बात करते हैं कि ये ह्यूमन कंसर्न्स को नहीं देखते हैं, ये कल्चरल कंसर्न्स को नहीं देखते हैं। आपको जीआईएस नहीं बताएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया का कल्चर ऐसा है तो इसलिए आपको डेवलपमेंट ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये अगेन आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ये अपने एनालिसिस के अंदर, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो अपने एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है। जब वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है तो वो जो सोशल नीड्स होती है ना लोगों की, उनको जो है एड्रेस नहीं कर सकती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कॉस्ट इसकी हाई होती है। डिजिटल इनक्वालिटीज एंड अनइक्वल पार्टिसिपेशन, मतलब ये कि आप कहते हैं कि आप कम्युनिटी को एंगेज करेंगे जीआईएस के थ्रू, तो डेटा जब आप लोगों को देंगे वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, डिजिटल मीडियम के थ्रू। उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिनके पास डिजिटल कनेक्शंस होंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं होंगे। तो इस वजह से तो हम कहते हैं कि डिजिटल इनक्वालिटीज की वजह से ऑलरेडी जो आपकी अनइक्वल पार्टिसिपेशन है, जो ऑलरेडी इनकम इनक्वालिटीज हैं, रेशियल इनक्वालिटीज हैं, ये जेंडर इनक्वालिटीज हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं। फिर उसके बाद ये विजुअल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। जीआईएस जो है ये मैंने किया था कि पेंडेमिक्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो कैसे करता है। खैर अब तो चांस कम है इसके आने के, लेकिन क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर किया था तो मैंने कोविड वाले टाइम पे किया था, तो मैंने इसको इस डायमेंशन से भी किया था, तो मैंने आपके लिए भी ये स्लाइड लिख दी है। डिजीज सर्वेलेंस करता है। वो कैसे होगी, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से होती है आपके पास। ठीक है। लोग रिपोर्ट करते हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग के थ्रू होती है। जब लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, जैसे आज हो भी रहा था अभी पेंडेमिक के दौरान, तो उन लोगों के कांटेक्ट ट्रेस कर लिए जाते हैं। वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है,
वो कहाँ जॉब करते हैं, उनका पूरा डाटा आपके पास आ जाता है। जब पूरा डाटा आपके पास आ जाता है तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये बंदा अगर इस एरिया के अंदर रहता है, यहाँ पर मूव करता है, ठीक है, बेशक बाद में आप उसको क्वारंटीन कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी तो वो उसकी डिजीज पता चलने से पहले भी तो वो वहां पर कांटेक्ट कर चुका है ना। तो उस कांटेक्ट ट्रेसिंग से आप उस पोटेंशियल एरिया के अंदर होने वाली न्यू केसेस को ऑलरेडी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसी लिहाज से आप रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन, यहाँ पे मेडिकल रिसोर्स की एलोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर वैक्सीन कैंपेन्स जो है वो आप चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। लोगों को अवेयर कैसे करते हैं? जब आपके पास डाटा होता है ना, रिकॉर्ड होता है कि आपके एरिया के अंदर इतने केसेस रिपोर्ट हुए। ये डैशबोर्ड्स बन गए थे फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा जो है हमारा अपना जो है एनओसी, इन्होंने जो बनाया था एनसीओसी, उसके ऊपर ये सारा रिकॉर्ड आ जाता था ना। वो यही यूज कर रहे थे, इसी तरह के टूल्स यूज कर रहे थे। तो उन डैशबोर्ड के ऊपर जब लोग जाके खुद देखते हैं और उनको बताया जाता है कि आपके एरिया के अंदर इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो आप कम्युनिकेशन में गैप करें, अवॉइड करें मूवमेंट को, मोबिलिटी को, तो लोग ज्यादा अवेयर होते हैं इस चीज से। फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी ये कर सकता है। क्वारंटीन एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के को भी देख सकता है। जब आपके पास कांटेक्ट आ गया उस बंदे का जिसको डिजीज है या पोटेंशियल है कि वो बीमार हो सकता है, तो फिर उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कम लोग कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर एनालिसिस, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया पैथोजेन स्केल जेन ग्रोथ के लिए वल्नरेबल है या नहीं, वो उससे आपको पता चलता है। क्योंकि पर्टिकुलर एरिया होता है ना जिसके अंदर जो है वो जर्म्स ग्रो करते हैं। अगर वार्म है, ह्यूमिड है, तो वहां पे ज्यादा जो है चांसेस होते हैं। फिर डाटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन के थ्रू आप इंट्रा रीजनल आपकी जो कोलैबोरेशन है वो होती है। हिस्टोरिकल पैटर्न और उनको एनालाइज करके भी बता सकते हैं आप कि इस एरिया के अंदर किस तरह से पेंडेमिक्स जो हैं वो ऑलरेडी आउटब्रेक होती रही हैं। मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने बनाए थे, और उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये आपने करना है। पहले जिसकी असाइनमेंट थी वो मैं इंशाल्लाह आज उनको रिव्यू दे देती हूँ उसके ऊपर, और वो मुझे किसी एक ही बच्चे ने करके दिया था। पहले ये क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपको अपने नोट्स की भी वो झलक दिखा देती हूँ और मैं आपको शेयर कर देती हूँ वो नोट्स। क्वेश्चन ये 2022 के पेपर में आया हुआ था। जीआईएस हैज बिकम ग्लोबल एंड हैज परमेटेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, देयरफॉर अर्बन प्लानर कैन टेक अर्बनाइजेशन टू न्यू स्केल यूजिंग जीआईएस डिस्कस विद एग्जाम्पल। करना आपने सारा वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन यू नीड टू राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ। लेट मी ओपन माय नोट्स। अच्छा, उसके बाद मैपिंग लोकेशन, मैपिंग क्वांटिटीज, मैपिंग डेंसिटीज, मैपिंग चेंज, ये जीआईएस के फंक्शन है। व्हाट इज नियर बाय, व्हाट इज इनसाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है डाटा फॉर्मेट के कंपैरेटिव एनालिसिस लिखा हुआ है। जो वेक्टर डाटा होता है ये डिस्क्रीट डाटा होता है, जो रेस्टर होता है ये कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। ये पॉइंट, लाइंस और पॉलीगॉन से हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ये ग्रिड सेल पिक्सल्स, मैंने आपको बताया था रेस्टर डाटा एक्चुअली पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डाटा कहीं पर भी हो ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट जीआईएस, वो आप कहीं पे भी यूज कर रहे हो उसकी बाउंड्रीज हार्ड नहीं होती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस डाटा होता है, ठीक है। एलिवेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये जो चीजें हैं किसी भी एरिया के बारे में, वो आपका रेस्टर डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि जो वेक्टर डाटा होता है उसमें पर्टिकुलर लोकेशन आती है, किसी रोड की, किसी रेलवे की, किसी हाईवे की, जिनकी हार्ड बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है डाटा फॉर्मेट, सॉरी, ये जो जिस तरह से इमेज होता है ना वो हम जेपीजी जे फॉर्म में होता है, ठीक है, जीआईएफ फॉर्म में होता है, वो आपका रास्टर होता है। जो कि वेक्टर डाटा के फॉर्मेट जो होते हैं उनको इस तरह से एसएचपी, शेप लाइट, ये फॉर्मेट होते हैं। एरियल फोटोग्राफी से आप लेते हैं डाटा, पिक्चर्स वगैरह रिमोट सेंसिंग से लेते हैं, ठीक है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये भी एक रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी है। इससे आप इमेज जो है वो कैप्चर करते हैं, रास्टर डाटा को कैप्चर करते हैं।
फिर जीआईएस के यूजेस हैं ये इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर, ये आप देख लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। जीआईएस तो पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था जिसके अंदर डाटा था, हम उसको विजुलाइज कैप्चर करके और उससे फिर आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। रिमोट सेंसिंग एक्चुअली वो डाटा कलेक्शन है, ये हम किसी भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया को कैप्चर कर रहे होते हैं डिस्टेंस से। ठीक है, ज्यादातर ये होता है, अगर अर्थ की इमेजेस हैं तो वो सैटेलाइट से हम ले रहे होते हैं। ठीक है, अब होते इसमें दो तरह की रिमोट सेंसिंग में। एक रिमोट सेंसिंग वो होती है जिसमें हम एक एक्टिव सोर्स देते हैं, और एक रिमोट सेंसिंग वो होती है जो कि पैसिव होती है। एक्टिव में हम सनलाइट जो होती है सिर्फ उसी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और वो लाइट एनर्जी जो सूरज की रोशनी है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है दैट पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम कैप्चर करते हैं, और उसका हम इमेज जो है वो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर कुछ सोर्स वहां पर इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, कोई सोर्स है, वो सोर्स जो होता है वो पहले जाता है एटमोसफेयर से दायरा इंटरेक्ट करता है, फिर हमारे टारगेट टारगेट एरिया जिस जगह की हमने पिक्चर लेनी है वहां पर जाता है, फिर वो वापस एटमोसफेयर के थ्रू सेंसर में आता है, वो सेंसर जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, रिसीविंग यूनिट उसको इंटरप्रेट करता है और एरियल फोटोग्राफी की फॉर्म में वो हमें प्रोवाइड कर देता है। फिर पाकिस्तान के अंदर स्पार्को काम कर रहा है जीआईएस एंड रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग के हवाले से, 30 ईयर से ये काम कर रहे हैं, और इनका जो डाटा है ये फिर आगे डिफरेंट कंपनीज भी यूटिलाइज करती हैं, इनसे लेती हैं। ठीक है, ये पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट जो है वो इसको यूज कर रहा है, पीएसओ इसको यूज कर रहा है, व्हीकल ट्रैफिक एंड मॉनिटरिंग में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो स्पार्को है पाकिस्तान में, वो जो डाटा है वो यहाँ यूटिलाइज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर।